अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड प्रोग्रामिंग प्रोसेसेस के ऊपर। ठीक है, तो आज हम ये 13 चैप्टर का जो पार्ट 2 है वो ये है, जो जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स को लिख सकते हैं। उसके जो नेक्स्ट पार्ट है कि हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, किस किस टाइप की लैंग्वेजेस है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं। आज के लेक्चर में हमें ये चीज़ देखनी है। तो प्रोग्रामिंग प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है? यूज टू जनरेट अ सोर्स कोड, अवॉइड यूजिंग मशीन कोड, have strict rules of syntax, symbol and punctuation having meaning, spelling must be exact, code is converted into machine language। सिंपली मैंने पहले भी बताया था आपको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली एक टूल है जो कि आपको एनेबल करता है कि आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सको इन योर नेटिव लैंग्वेज या फिर इन स्पेसिफिक लैंग्वेज, ठीक है, विच इज़ क्लोज टू ह्यूमन बींग। ऐसी लैंग्वेज जो कि जिनको इंसान अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ईजिली समझ सकते हैं, ऐसी लैंग्वेज में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब बेसिकली कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन जो है ना वो मशीन लैंग्वेज में दी जाती है 1.0 में, लेकिन उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए इस चीज़ से बचने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और इसमें ये किया गया है कि हम इंग्लिश की तरह के वर्ड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम्स बनाते हैं जो कि कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोड करते हैं, ठीक है। तो जो कोड हम हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं, और जो कोड सोर्स कोड को कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट को यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, ठीक है। तो आमतौर पे ये मशीन कोड को यूज़ नहीं करता, ठीक है। इसके स्पेशल रूल्स हैं, कुछ स्ट्रिक्ट रूल हैं सिंटैक्स के। सिंटैक्स मतलब कि सिंटैक्स क्या होता है? एक सिंटैक्स जो है ना वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का तरीका, यानी कि किस तरह से आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है, वो वे है। यानी कि द वे इन विच वी कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू ए कंप्यूटर। और बेसिकली वो ग्रामर है, जैसे कि कोई भी लैंग्वेज है ना उसकी एक ग्रामर होती है। अगर मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, तो उर्दू में बात कर रहा हूँ, तो मेरे यानी एक ग्रामर है बेसिकली। अगर मैं एक तरतीब से उर्दू बोलूँगा तो ही आपको समझ आएगी, टूटी-फूटी उर्दू बोलूँगा तो उसकी समझ आपको नहीं आएगी, ठीक है? तो बेसिकली ये ग्रामर है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी ग्रामर होती है, उसको बोलते हैं सिंटैक्स, ठीक है। सिंटैक्स में क्या होता है कि इट इज़ अ वे ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन, ये वो तरीका है जिसके थ्रू हमने इंस्ट्रक्शंस को लिखना होता है। और इसमें कुछ सिंबल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, पंक्चुएशन भी होती हैं। कुछ सिंबल्स हैं उनके भी मीनिंग होता है, स्पेशल मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। पंक्चुएशन है यानी कि कॉमा है, सेमी कॉलम है, और इन्वर्टेड कॉमास है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, सिंगल कॉमा जो है वो, इस सारी की सारी जो चीज़ें हैं इन सब का स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। इनका एक मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। और स्पेलिंग जो है वो भी एग्जैक्ट होने चाहिए। ये नहीं कि हम स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो वो कंप्यूटर समझ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो वो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। यानी कि सिंटैक्स एरर क्या होता है? सिंटैक्स एरर क्या है? रॉन्ग यूज़ ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, या रॉन्ग यूज़ ऑफ लैंग्वेज ग्रामर, ठीक है, कि हमने इंस्ट्रक्शन जो है लैंग्वेज के ग्रामर के मुताबिक या सिंटैक्स के मुताबिक नहीं लिखी जैसी लिखनी चाहिए थी, तो इसको सिंटैक्स एरर कहते हैं। स्पेलिंग जो है वो एग्जैक्ट होने चाहिए। अब केस सेंसिटिव भी हैं कुछ जो लैंग्वेजेस हैं वो केस सेंसिटिव हैं। केस सेंसिटिव मतलब कि कैपिटल में अगर एक वर्ड लिखा जाए, वॉइड, वॉइड VOID वॉइड, ये जो है ये कुछ और वर्ड होगा। वॉइड अगर स्मॉल में लिखेंगे तो ये इसका कीवर्ड है, ठीक है, C++ का लैंग्वेज का कीवर्ड है। तो इस तरह से वॉइड का मतलब है नथिंग। तो वॉइड जो है अगर कैपिटल लिखेंगे तो वो उसकी डिक्शनरी में या वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में है ही नहीं, ठीक है, C++ की बात करें तो ये जितना भी कोड हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है यूजिंग ट्रांसलेटर्स, जो हमने लास्ट टाइम में लेक्चर में पढ़े हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, उनके थ्रू ये कोड कन्वर्ट हो जाता है। अब लैंग्वेज कैटेगरीज की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस है, पहले उसको कहा जाता था मशीन लैंग्वेज, यानी कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो होती है वो
जब पहले शुरू में आई थी वो थी मशीन लैंग्वेज, 1 एंड 0 से ही हम काम चलाते थे। वो बड़ी मुश्किल होती थी उनको समझना, उसके डेवलपर्स भी बहुत थोड़े हैं, बहुत ही थोड़े, और बहुत मुश्किल थी उसको, उसमें उसमें प्रोग्राम लिखना भी बड़ा मुश्किल था, राइट करना और उसको समझना, उसको एरर फाइंड करना, ये सारा कुछ बड़ा मुश्किल था उसके अंदर। वो रिटर्न बाइनरी लैंग्वेज में लिखी जाती है, यानी कि 101001 1010 अब इसकी क्या समझ आएगी आपको। और सबसे बड़ी चीज़ कि हर सीपीयू के लिए वो डिफरेंट थी, हर हार्डवेयर के लिए उसको डिफरेंटली लिखना पड़ता था, वो अलग अलग से कन्फिगर करनी पड़ती थी। तो ये फर्स्ट जनरेशन थी लैंग्वेज की। सेकेंड जनरेशन आई असेंबली है। असेंबली ने क्या किया कि वो एक स्टेप हाई है मशीन लैंग्वेज से, ठीक है, वन स्टेप हाई है। क्या होता है कि कुछ कोड्स हैं जो कि कुछ नेम्स हैं इंग्लिश की तरह के ना, कुछ नेम्स हैं जो हमने स्पेसिफिक मशीन कोड को दे दी, यानी कि एक मशीन कोड है 10001010, ठीक है। इसका ये इंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्ट्रक्शन को मूव करवाती है फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर, ठीक है। तो ये इसको हमने मूव का नाम दे दिया, MOV मूव, ठीक है। तो ये बेसिकली निमोनिक्स कहलाता है। ये जो हम नेम दे देते हैं ना कोड्स को, 011010, इनको जब असेंबली लैंग्वेज ने क्या किया, इनको इन कोड्स को नेम देना शुरू कर दिया ताकि ये एक स्टेप हाई हो जाए और हमारे लिए थोड़ा ईजी हो प्रोग्राम करना। तो ये असेंबली लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। और वो वन स्टेप हायर है देन मशीन लैंग्वेज, ठीक है। और स्टेटमेंट एज रिप्रेजेंट मशीन कोड, ये जो है ना वो मशीन कोड, ये ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि मशीन कोड को ही रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और कोड जो है वो जो भी ये नीचे जो एग्जांपल देख रहे हैं ना, ये मशीन कोड नहीं है, ये असेंबली कोड है, ये असेंबली में लिखा हुआ है। अब इसमें हर इंस्ट्रक्शन है मूव AX और कॉमा 0600H, ये हेक्साडेसिमल, ये एक लोकेशन है, ठीक है। ये इस चीज़ को इस AX के अंदर मूव करना है, ये स्टेटमेंट ये बताती है, ठीक है। यानी स्क्रॉल स्क्रीन, फिर ये कलर के लिए है, फिर उसके बाद फ्रॉम है, यानी CX2 ये काउंटर लगाया हुआ है उसमें, फिर DX है, ये आगे इस तरह से इनपुट स्ट्रिंग, यानी ये सारी चीज़ें, ये एक एग्जांपल है इसकी, ठीक है। ये स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाने के लिए बताया हुआ है कि स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले रिक्वेस्ट आई है, उसके बाद पॉइंट टू ए स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। फिर इंटीजर कॉल डॉस रिटर्न फ्रॉम दिस सबरूटीन वगैरह, RET रिटर्न के लिए यूज़ हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो स्टिल यूज टू ऑप्टिमाइज वीडियो गेम्स, आजकल भी इसको यूज़ किया जाता है अब वीडियो गेम्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। और इसका एक स्पेशल कन्वर्टर होता है या ट्रांसलेटर है जिसको असेंबलर बोलते हैं, और ये असेंबलर जो है सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ही ट्रांसलेट करता है इनटू मशीन कोड, ठीक है। तो ये सेकेंड जनरेशन थी लैंग्वेज की। उसके बाद थर्ड जनरेशन आई 3GL, ये फर्स्ट हायर लेवल लैंग्वेज। इसमें क्या हुआ कि पहली हाई लेवल लैंग्वेज बनी। ये स्ट्रक्चर्ड एंड ऑपरेटिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसको सपोर्ट करता है। कोड इसमें आप रीयूजेबल कर सकते हैं, कोड जो है वो पोर्टेबल है, एक मशीन पे भी वही कोड चलेगा, दूसरी मशीन पे भी वही चलेगा। आमतौर पे होता क्या था कि हर मशीन के लिए डिफरेंट कोड, हर CPU के डिफरेंट कोड होता था, लेकिन यहाँ पे पोर्टेबल है, यानी कि एक कोड आप एक कोड करते हैं और वही कोड जो आप दूसरी कंप्यूटर पे भी चलाओगे तो चलेगा। तो इसके लिए बेसिकली एक स्पेशल आईडी डिज़ाइन होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आईडी से बनता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, बेसिकली कंपाइलर है, ठीक है। C++ क्रिएट्स अ गेम एंड एप्लीकेशन, इसमें गेम्स और एप्लीकेशन को आप बना सकते हो। जावा जो है वो वेब एप्लेट्स बनाता है, यानी कि वेब एप्लीकेशन। एक्टिव एक्स क्रिएट वेब एंड विंडोज़ एप्लेट्स, विंडोज़ और वेब एप्लेट्स को बनाने के लिए एक्टिव एक्स यूज होती है। ये सारी क्या है, ये थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं जिनको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस जो है और ज़्यादा ईजी हो गया काम, क्या हुआ, ईजियर टू यूज़ है ना 3GL, ये और भी आसान है उससे यूज़ करना। क्या होता है, इसमें विजुअली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। विजुअली जैसे कि आपने नाम सुना होगा विजुअल C++ का, या फिर विजुअल C शॉप का, और विजुअल जावा का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टूल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कोड, यानी इसमें कुछ टूल्स दिए जाते हैं जिसमें हमें बना बनाया कोड भी मिल जाता है, हम उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, यानी कि कोड जो है वो हमें कम करना पड़ता है उसके लिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट इज़ अ लैंग्वेज, इसमें माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट जो है वो एक पूरी लैंग्वेज है जो कि सूट प्रोवाइड कर रही है। ड्रीम वीवर जो है इज़ अ 4GL आईडी। ड्रीम वीवर क्या है, बेसिकली ये वेब डिज़ाइन करने के लिए एक टूल है, एडिटर है, बेसिकली एडिटर है, एडिटर टूल है जो कि वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है।
या फिर कोड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बनी बनाई चीज़ें भी हमारे पास मिल जाती हैं, हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डॉट नेट जो है वो भी इस तरह का हमें टूल प्रोवाइड करता है या आईडी प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। यानी कि बटन के लिए अगर पहले हमें अलग से कोड करना पड़ता था लंबा चौड़ा, अब हमारे पास बटन पड़ा हुआ है विजुअली, हमने सिर्फ उसको ड्रैग करना है और अपने फॉर्म के ऊपर रख देना है और उसने फिर बैकएंड पे काम कैसे करना है ये बताना है हमें। बटन का कोड हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये फोर दी गई लैंग्वेज है। ये देखें जैसे कि माइक्रो डॉट नेट की एग्जांपल दी है, ये टूल बॉक्स है, डाटा है, ये देखें विंडोज फॉर्म है। अब ये एक बेसिकली फॉर्म है, पे रोल जिसका नाम है। अब यहाँ पे हॉर्स और रेट ये लेबल लगे हुए हैं, ठीक है, ये वाले लेबल्स, ठीक है, ये लेबल्स ये लगे हुए हैं। और ये जो है ये टेक्स्ट फील्ड्स लगी हुई हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे करके देखोगे ना तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स होंगे, ये टेक्स्ट फील्ड लगी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो कैलकुलेट का एक बटन लगा हुआ है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई 10 400। तो ये आगे उसका सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, ये उसके आगे फर्दर डिटेल्स हैं और ये उसका पूरा आईडी है। ये बेसिकली ये क्या है, ये आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसमें कोड भी आता है। इस पर क्लिक करोगे ना, कैलकुलेटर पे डबल क्लिक करोगे तो इसका कोड आ जाएगा, जिसके अंदर आपको इसको इसका डाटा उठाना है और इसका डाटा उठाना है। इन दोनों फील्ड का डाटा उठा के मल्टीप्लाई करवा देना और इस लेवल के अंदर डिस्प्ले करवा देना। ये कोड है बेसिकली इसका। तो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस जो हैं मिस्ट्री लैंग्वेजेस, नॉट बिन मे नॉट बी क्रिएटेड येट, विल क्रिएट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली। इसमें 5G लैंग्वेजेस हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये मिस्ट्री लैंग्वेजेस को बोला गया कि अभी इन पर काम हो रहा है या फिर किया जा रहा है या सोचा जा रहा है कि कैसे किया जाएगा, रिसर्च चल रही है इस पर कि किस तरह से होगा। इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट किया जाएगा, हमें नहीं करना पड़े, हमें खुद पूछना पड़े। आमतौर पर डेवलपर जो है वो बड़े महंगे होते हैं जो काम ये करते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज डेवलप करने की सोची जा रही है जो कि सॉफ्टवेयर अपने आप ही डिज़ाइन कर लें, हम उसको सिर्फ रिक्वायरमेंट्स दें कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको डेवलप करते हैं। तो ऐसे पे काम करना ज़रा मुश्किल है, मतलब कि ये ज़रा टाइम टेकिंग चीज़ है। अब बात करते हैं डब्ल्यू डेवलपमेंट लैंग्वेजेस। मार्कअप लैंग्वेज की बात करते हैं। मार्कअप लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि आपकी वेब पेज पर टेक्स्ट किस तरह से नज़र आएगा वो बताती हैं। डिस्क्राइब हाउ द टेक्स्ट इज फॉर्मेटेड, यानी कि किस तरह से फॉर्मेट होगा, यानी पैराग्राफ होगी, हेडिंग होगी, या फिर टेबल में डाटा आ रहा है या बगैर टेबल के आ रहा है, पैराग्राफ में आ रहा है, पिक्चर साथ आ रही है नहीं आ रही है, वगैरह वगैरह, उसको बोलते हैं मार्कअप लैंग्वेजेस। और इसके साथ साथ हमारे पास एक लैंग्वेज है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, basis of all web pages, defines web structure and using tags, easy to learn and use and created with the text editor। क्या है कि मैं आपको इस पर एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कि ये काम क्या करती है, ठीक है। तो इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर मैं इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर क्रिएट करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, कैसे करना है इस पर काम, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज में मैं कुछ चीज़ें आपको सिखाऊंगा, क्योंकि इस वक्त फिलहाल हम सिर्फ देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, किस तरह से क्या रही हैं। तो ये बेसिस है, बेसिकली जितने भी वेब पेजेस हैं उनमें जितना भी कंटेंट आपको नज़र आ रहा है, अभी भी आप कोई वेबसाइट निकालो, देखो, खोलो, तो वो HTML में लिखी हुई है। यानी कि वेब पेजेस सारे के सारे लिखे जाते हैं किसमें, HTML में लिखे जाते हैं। वेब स्ट्रक्चर जो है वो उसके लिए डिफाइन किया जाता है। आमतौर पे टैग्स यूज़ किए जाते हैं। टैग्स होते हैं मतलब कि अगर आपने कोई भी चीज़, एक हेडिंग भी लिखनी है तो उसके लिए भी टैग होगा, एक क्लोजिंग टैग होगा, एक ओपनिंग टैग होगा। ओपनिंग टैग में क्या होता है, यानी उन टैग्स के दरमियान में जो भी टेक्स्ट होगा वो उस टैग के मुताबिक आपके वेब पेज पे नज़र आएगा। जैसे कि हेडिंग है, अगर 6 तरह की हेडिंग है, H1 H2 H3 H4 H5 H6, H1 H2 करके। तो एक टैग है H1, इसमें क्या होगा कि सबसे बड़ी हेडिंग है, तो H1 और H1 बैक स्लैश जब हम करेंगे और इसके बीच में जो टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारा सबसे बड़ा टेक्स्ट नज़र आएगा हमें, बड़ी हाईलाइट, बड़ी हेडिंग में हमें नज़र आएगा हमारी वेब पेज के ऊपर। इसका मैं प्रैक्टिकल करूँगा, आपको ज़रा अच्छा समझ आएगा उसके बाद। तो इजी टू लर्न है, जो बड़ा इजी है और टेक्स्ट एडिटर को यूज़ किया जाता है इसको क्रिएट करने के लिए। फिर उसके बाद एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML यूज़ होती है। XML स्टोर डाटा इन रीडेबल फॉर्मेट, इसमें डाटा आपका रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है, HTML की तरह नजर आती है। और डेवलपर जो है उसको टैग्स भी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि अपने भी टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। डेवलपर अलाउड डेवलपर टू क्रिएट टैग्स, ठीक है। यानी कि HTML में क्या होता है, टैग्स बने बनाए मिलते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। XML में आप खुद से भी टैग्स कुछ क्रिएट कर सकते हो, ये HTML पर ही डिपेंड कर रही होती है फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। तो इसको एक्सटेंसिबल कहते हैं कि ये मार्कअप लैंग्वेज है। ये XML की एग्जांपल है, जैसे कि ये टेस्ट बैंक है, क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन की फिर आगे क्यूरी है। अब ये टेस्ट बैंक है, टेस्ट बैंक में क्या है कि आपके टेस्ट
के लिए क्वेश्चन लिखे होते हैं। टेस्ट बैंक इसलिए कहते हैं कि वो क्वेश्चन पड़े होते हैं उसके अंदर। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर क्वेरी है, क्वेरी ऑटोमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेशन दैट टेक टू आर्गुमेंट्स आर सेट टू बी ऑपरेटर। कौन से वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस वो कौन से हैं जो कि दो आर्गुमेंट्स लेते हैं, यानी कि ऐसे कौन से ऑपरेशन है अरिथमेटिक जो कि दो आर्गुमेंट्स पर काम करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन ऐसा कौन सा है? यूनरी ऑपरेटर है, चॉइस वन यूनरी ऑपरेटर। ये देखो ये टैग्स लगे हैं, ये ओपनिंग टैग है, देखें ये टैग राइट ब्रैकेट एंड लेफ्ट ब्रैकेट, इसके अंदर चॉइस वन ये चॉइस है, और ये ओपनिंग ब्रैकेट है, और ये साथ क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ बैक फॉरवर्ड स्लैश साथ आएगी, और फिर वो आगे बंद हो जाएगा। तो ये इस तरह से आएगा। तो ये यूनरी है, बाइनरी है, समरी है, बुलियन है, वन है, ठीक है। तो जो भी करेक्ट हो आंसर होगा उसका वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, या फिर जो भी है। तो इसके बाद फिर क्वेश्चन एंड हुआ एक, फिर जो नया क्वेश्चन आ गया उस पर भी ये बात हुई, ठीक है। इस तरह से ये करते करते आपके पास ये एग्जाम्पल इस तरह से डिज़ाइन की जाती है। ये क्यूरी है, क्यूरी में क्या क्यूरी को पूरी स्टेटमेंट लिखी जाती है, फिर जब क्यूरी एंड होती है तो बस ये ख़त्म कर दिया आपने क्यूरी का। फिर उसके बाद उसकी जो चॉइसेस हैं वो आपने दी, फिर जो चॉइसेस आपको करेक्ट लगी वो आपने बता दी, ठीक है, वो आपने लिखी, फिर क्वेश्चन एंड कर दिया। फिर साथ ही एक नया क्वेश्चन स्टार्ट किया। क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट करने के लिए आपको डैश और क्वेश्चन ये स्टार्ट करना है, ये एक्सएमएल है। और एक्सएमएल को स्टार्ट करने के लिए एक्सएमएल डॉक्यूमेंट जो है वो आपका इस तरह स्टार्ट होता है, क्वेश्चन मार्क एक्सएमएल वर्जन इक्वल टू 1.0 इन्वर्टेड कॉमर्स में और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज़ इस तरह से आपकी डिज़ाइन होती है, ठीक है। फिर एक्सटेंसिबल HTML या HTML न्यू वर्जन है HTML का, स्ट्रिक्टर रूल्स हैं, इसमें रूल ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। ये बेस करती है आपके XML रूल्स के ऊपर। एक्सटेंसिबल शीट स्टाइल शीट लैंग्वेज XSL फॉर्मेट एंड डिस्प्लेज XML डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें ये फॉर्मेट करता है और डिस्प्ले करता है, यानी फॉर्मेटिंग मतलब कि इसकी सेटिंग करती है, उसको ऊपर नीचे बढ़ाना चढ़ाना वगैरह वगैरह, किस तरह से आपको नजर आए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाती है। और वो डिस्प्ले करती है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स को। इसमें रूल्स दैट डिक्टेट फॉर्मेटिंग एंड क्रिएट अ स्टैंडर्ड वेब पेज बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आगे एक्सटेंसिबल HTML मोबाइल प्रोफाइल, इसमें क्या है, XHTML मोबाइल प्रोफाइल फॉर MP। इनिशियली वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज थी, ठीक है। इसमें आपके पेजेस क्रिएट होते हैं जो कि हैंड हेल्ड डिवाइसेस, यानी कि आपके मोबाइल फोन जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं ना उनमें भी यूज़ किया जा सकता है। वो स्पेशली डिज़ाइन की जाती हैं ताकि आपकी छोटी स्क्रीन पर भी आपको अच्छा नज़र आए, ठीक नज़र आए। उसके लिए डिज़ाइनिंग करने के लिए एक्सटेंसिबल HTML मोबाइल प्रोफाइल को यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS है बेसिकली। HTML जो है वो आपको दिखाता है, बताता है कि किस तरह से आपको फॉर्मेट नज़र आएगा, उसकी फॉर्मेटिंग करना बताता है, लेकिन उसको खूबसूरती में इजाफा करता है। जैसे कि बैकग्राउंड कैसी होगी, बटन पे क्लिक करें तो बटन का कलर चेंज हो जाए, इसके अलावा बैकग्राउंड का कलर चेंज होता हो, माउस के साथ लहरें आती हों वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना CSS के अंदर होती हैं कैस्केडिंग स्टाइल, यानी कि डॉक्यूमेंट की जो डेकोरेशन है ना वो CSS में आपने करनी है। फॉर्मेट HTML, HTML एंड एक्सेल, इन सब की फॉर्मेटिंग के लिए CSS को यूज़ किया जा सकता है। अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग टू ऑल पेज, यानी कि इसमें एक कंसिस्टेंट एक ही फॉर्मेटिंग आप एक शीट बना सकते हो, एक सिंपल स्टाइल शीट बना सकते हो और उसको तमाम पेजेस में भी यूज़ कर सकते हो। इसमें ये होता है कि इसमें सारी सेटिंग बताई होती है कि पेज के जो फॉन्ट्स हैं वो इस स्टाइल में नज़र आने चाहिए, इस कलर में नज़र आने चाहिए और इस साइज़ में नज़र आनी चाहिए, ये सारा कुछ स्टाइल्स में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और आप इसकी एक बेसिकली एक शीट बना देते हो, यानी कि एक फाइल बना देते हो, पेज बना देते हो उसका, वो आप पेज या फाइल जो है वो आप ऐड कर लेते हो अपने सारे बाकी पेजेस में, तो उसकी फॉर्मेटिंग फिर उस स्टाइल शीट के मुताबिक हो जाएगी जिसको आपने ऐड किया, ठीक है। किसी भी डॉक्यूमेंट में इसको ऐड किया जा सकता है, किसी भी वेब पेज में उसको ऐड किया जा सकता है और जिसमें ये ऐड होगी उसकी स्टाइल शीट जो है उसी के मुताबिक हो जाएगी, यानी कि उस वो वेब पेज जो है उस स्टाइल शीट के मुताबिक हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है जी। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं वेब अथॉरिंग एनवायरनमेंट्स। जी, वेब थॉरिंग एनवायरनमेंट्स में क्या होता है? वेब थॉरिंग एनवायरनमेंट्स में ये होता है कि रिड्यूस टेडियम फॉर क्रिएटिंग पेजेस। मीन्स के जो वक्त लगता है
एक वेब पेज क्रिएट करने में उसको कम कर देता है। यानी कि जो वेब थॉरिंग इन्वायरमेंट्स है ना, यानी कि जो वेब को प्रमोट करती हैं ऐसी चीज़ें, ऐसी इन्वायरमेंट्स जो हैं वो जो जब हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी टाइम की बचत हो जाती है। जब जो हम टाइम सर्व करना होता है एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा एक कुछ टूल्स ऐसे भी होते हैं जो कि सिंप्लीफाई करते हैं वेबसाइट क्रिएशन को, यानी कि वेबसाइट क्रिएशन जो है वो हमारे लिए काफ़ी आसान बना देते हैं। जैसे कि माइक्रो मीडिया ड्रीमवीवर जो हैं वो क्या करती हैं, वो सिंप्लीफाइज कर देती हैं लार्ज साइट्स को, यानी कि हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है बड़ी साइट्स को क्रिएट करना, क्योंकि उनकी वेब पेज डिज़ाइनिंग, CSS वगैरह ये सारी चीज़ें, CSS कोड भी है उसमें, वो भी एक्सेप्शनल है। तो वो काफ़ी हद तक हमारे लिए ईज़ी हो जाता है ये सारा काम। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज सिम्प्लीफाइज लार्ज साइट्स, यानी कि माइक्रो फ्रंट पेज पे भी आपकी वेबसाइट को क्रिएट किया जा सकता है जो लार्ज साइट्स के लिए बना की जाती है। फिर माइक्रोमीडिया फ्लैश क्रिएट्स वेब एनिमेशन, यानी कि वेब एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए माइक्रोमीडिया फ्लैश को यूज़ किया जाता है। ये सारी वेब अथॉरिंग एनवायरनमेंट्स हैं जो कि सपोर्ट करती हैं वेब पेजेस को या वेब एनवायरनमेंट को बेसिकली। इसके बाद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। ये आमतौर पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज जो हैं ये पेजेस को डायनेमिक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। वेब पेजेस को ना डायनेमिक करने के लिए आपको यूज़ करनी पड़ती हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। ये बेसिकली चेंज होती हैं ऑन यूज़र कोई इनपुट देता है, उनकी बेस पर ये कुछ एक्शन परफॉर्म करती हैं। HTML जो है वो स्टैटिक पेज क्रिएट करती है, यानी कि जो कुछ आपको नज़र आ रहा है वो स्टैटिक है, वो उसके कंटेंट चेंज नहीं हो सकते। यानी कि अगर आपने लिखा हुआ है अपनी प्रोफाइल के बारे में, अपनी प्रोफाइल एक बनाई हुई है, तो वो अगर उसमें स्टैटिकली लिखा हुआ है तो वो स्टैट यानी कि HTML में लिखा है तो वो स्टैटिक पेज है, वो पेज चेंज नहीं होगा, 10 साल बाद भी खोलेंगे तो वो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो पेज इज जनरेटेड एज नीडेड, यानी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ये होता है कि पेज जो है ऐसे जनरेट किया जाता है जिस तरह से हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आपके जो वेब पेजेस हैं वो डायनेमिक होते हैं, उनके कंटेंट्स भी डायनेमिक हो सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे इस, यानी कि जो पोस्टें, ये जो पोस्ट होती है ना, पोस्ट एक पेज मैं वैसा बनाता हूँ जिसके अंदर मुझे सिर्फ न्यू पोस्ट्स नज़र आए, तो वो जो न्यू पोस्ट होंगी जितनी भी आएंगी वो सारी सारी उस पेज पे नज़र आएंगी, तो वो पेज जो है वो डायनेमिक बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें आए दिन रोज़ जो नई नई पोस्टें करता है वो नज़र आती हैं सारी। ठीक है, इस तरह से जावास्क्रिप्ट है, एक जावास्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये नेटस्केप वालों ने बनाई है, और ये आप HTML के अंदर यूज़ कर सकते हो। HTML लैंग्वेज है ना, उसके अंदर आप यूज़ करते हो। पेज वेरिफिकेशन और सिंपल एनिमेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। पेज वेरिफिकेशन में ये होता है कि ये बेसिकली क्लाइंट साइड वैलिडेशन लैंग्वेज भी इसको बोला जाता है। ये जावा पे बेस करती है, और इसमें क्या होता है, इसमें मेक श्योर किया जाता है कि जो डाटा यूज़र की तरफ से सर्वर के पास जा रहा है वो वैलिडेट है या नहीं है। ये वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के लिए भी होती है। ठीक है, एनिमेशंस के लिए भी होती है, गेम डेवलपमेंट भी हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो वेब जावास्क्रिप्ट जो है हमें प्रोवाइड करी होती है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है ये जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ये सर्वर साइड नहीं है, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, क्लाइंट साइड पे यूज़ होती है। सर्वर साइड क्या है कि जो सर्वर के ऊपर होस्ट होती है ये क्लाइंट है, ये हमें अपने वेब पेज के ऊपर भी नज़र आ सकती है जो जावास्क्रिप्ट है। एक्टिव सर्वर पेजेस ASP, ये बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है, एक्टिव सर्वर पेजेस या ऐसे पेजेस हैं जो कि डॉट नेट पे बेस कर रहे होते हैं, या फिर यूँ समझें कि डॉट नेट की इन्वायरमेंट में इसको क्रिएट किया जाता है। इन्हें बोलते हैं ASP.NET, यानी कि एक्टिव सर्वर पेजेस। ASP.NEट एक लैंग्वेज है, उसके ही पेजेस हैं जो एक्टिव सर्वर पेजेस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट वालों से क्रिएट की जाती है। विजुअल बेसिक जो है इस पर बेस होती है। गुड एट कनेक्टिंग द माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट की डेटाबेसेस जो हैं उनके साथ कनेक्ट करने में ये काफ़ी अच्छी है, और माइक्रोसॉफ्ट सर्वर्स पर रन की जा सकती है सिर्फ। आगे फिर बात करते हैं पर्ल की। ये सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बेसिकली ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ओल्ड यूनिक्स लैंग्वेज है, ये यूनिक्स की पुरानी लैंग्वेज है, फाउंड ऑन ऑल विंडोज एंड लिनक्स सर्वर्स। लिनक्स सर्वर्स पर और विंडोज़ पे इसको ये पाई जाती हैं, यानी देखा जाता है इनको, और वेब स्क्रिप्टिंग में बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छी हैं वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज, यानी इसको बोला जाता है PHP, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज। ये बहुत ही अच्छी है जब आप इसको यूज़ करते हो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए भी और वैसे भी, और बहुत पॉपुलर है ये। ये इसको हम कहते हैं कि ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसका जो सोर्स कोड है वो इजीली अवेलेबल होता है, और बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है यूनिक्स में भी और विंडोज़ में दोनों में। ये बहुत
आम से पाई जाती है, आम है ये, और बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट्स जो हैं वो बनाई गई है। फेसबुक जो है वो भी PHP पे क्रिएट की गई है। तो ये काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है और ये बहुत अच्छी सपोर्ट प्रोवाइड करती है माई सीक्वल को। माई सीक्वल क्या है? ये एक डेटाबेस है। SDLC नाउ एक और चीज़ आपके सामने आ गई है, विच इज़ अ सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? बेसिकली ये वो तरीकाकार है जिसके थ्रू हम एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, बिल्ड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। इसके कुछ फेजेज़ हैं, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूँ कि भाई ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ये वो फेजेज़ हैं जिनसे गुज़र के सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है? अब वो फेजेज़ कौन-कौन से हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ऑर्गेनाइज़ वे टू बिल्ड अ प्रोग्राम्स, यानी कि प्रोग्राम्स को या सॉफ्टवेयर्स को बनाने का एक ऑर्गेनाइज़्ड सिस्टमैटिक तरीका है ये, जो कि 5 फेजेज़ पे मुश्तमिल है। तो पहला फेज़ क्या है? नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस इसमें क्या होता है? यूज़र आइडेंटिफाई अ नीड। नीड इज़ क्लियरली डिफाइंड यूजिंग टूल्स। यूज़र जो है क्या करता है? फाइंड आउट करता है कि नीड्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़ है ये नीड एनालिसिस है। इसमें क्या होता है कि जो यूज़र है आपका, जिसने सॉफ्टवेयर बनाना होता है, वो फाइंड आउट करता है कि भाई सॉफ्टवेयर जो बनाना है वो किस लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, क्यों चाहिए, नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? जब तक नीड का क्लियरली पता ना हो उस वक्त तक हमें रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं चलेगा कि हमने बनाना क्या है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें नीड्स का पता चले। और नीड जो है वो क्लियरली डिफाइन की जाती हैं यूजिंग टूल्स। कुछ टूल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं नीड्स को क्लियरली डिफाइन करने के लिए, उनको भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमेरा ये फेज़ जो है वो कामयाब हो सके। उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन आ जाता है। जब पहली बार हमारे पास सिस्टम, यानी कि इसमें जो नीड्स हैं वो कौन सी हैं कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग है। बेसिकली रिक्वायरमेंट को कैसे गैदर किया जा सकता है? गैदरिंग रिक्वायरमेंट है, इंटरव्यूज भी किए जा सकते हैं, सर्वे भी किए जा सकते हैं, सैंपल भी लिए जा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, क्वेश्चनरीज भी हो सकते हैं, यानी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑनर से कि भाई आपको क्या चाहिए। इंटरव्यूज भी हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन भी आ जाती है इसके अंदर, सैम्पलिंग भी आ जाती है, कई टेक्निक्स आ जाती हैं जिसके थ्रू हम डाटा को गैदर करते हैं, ठीक है? जब एक बार हमारे पास डाटा आ जाता है तो उसके बाद फेज़ 2 स्टार्ट हो जाता है जिसमें हम सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स। सॉल्यूशन टू द नीड इज़ डिफाइंड, यानी कि जो भी ज़रूरत है जिस चीज़ की भी, उसके लिए हम एक सॉल्यूशन डिफाइन करते हैं, डिज़ाइन कर देते हैं। और कई टूल्स जो हैं डिज़ाइनिंग में भी यूज़ होते हैं। दो तरह से लॉजिकल और फिजिकल डिज़ाइन होते हैं। प्रोटोटाइप जो है सॉल्यूशन के वो बनाए जाते हैं, जिसमें प्रोटोटाइप होता है एक सैंपल, एक मॉडल क्रिएट किया जाता है जो कि उनकी नीड्स को फुलफ़िल करता हो। वो बताया जाता है कि भाई क्या ये चीज़ आपको चाहिए? अगर वो चीज़ उनको चाहिए तो फिर वो चीज़ हम उनको प्रोवाइड कर लेते हैं। मतलब कि एक मॉडल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर वो फीचर्स, वो सारी चीज़ें जो उनकी डिमांड होती है, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी की सारी उन फीचर उस मॉडल में, उस प्रोटोटाइप में डाल दी जाती हैं और फिर दिखाया जाता है यूज़र को। और उसके बाद उसकी फीडबैक ली जाती है कि क्या ये वही था जो उसको चाहिए था। अगर उसको वही सब कुछ था, ओके है, तो फिर हम नेक्स्ट फेज़ में जाते हैं, नहीं तो फिर उसपे रीवर्क करते हैं दोबारा से। नेक्स्ट फेज़ में हम उसका रीवर्किंग शुरू कर देते हैं इंक्रीमेंटल अप्रोच के अंदर। फेज़ 3 में क्या होता है कि जब आपका डिज़ाइन भी फाइनल हो जाता है कि वो बंदे को वो चाहिए, ठीक, तो उसके बाद डेवलपमेंट आती है। डेवलपमेंट में क्या होता है कि सॉल्यूशन जो है प्रॉब्लम का उसको तैयार किया जाता है, बना दिया जाता है। प्रोग्रामर जो है वो सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, यानी कि कोड लिखते हैं। टेक्निकल राइटर जो है डॉक्यूमेंट प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस टेक्निकल राइटर जो है वो डॉक्यूमेंट करते हैं सब पूरे के पूरे प्रोसेस को कि हम ये काम कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। उसका एक डॉक्यूमेंटेशन, पूरी डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसके अंदर बताया जाता है कि इस फेज़ में हमने ये काम किया, इस फेज़ में ये काम किया, इसमें ये रह गया, ये करना था, ये हो गया, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की जाती हैं। सॉल्यूशन जो है वो जो भी कुछ बन रहा होता है आपके पास एज अ रिजल्ट, यानी डेवलपमेंट में जब आप, मैं आपको अगर कोई सी प्लस प्लस की असाइनमेंट देता हूँ तो आप असाइनमेंट में जब आप कोड करते हो तो चेक भी तो करते हो ना, कोड को ट्राई करके, चेक करके टेस्ट करते हो। इसी तरह से जब भी वो कोई कोड कर लेते हैं तो उसको फिर टेस्ट किया जाता है और उसकी फिर जो रिजल्ट आते हैं, देखें जैसे यहाँ पे एक रिजल्ट आया हुआ है, ये देखें, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर सिंटैक्स एरर आ गया, न्यू लाइन कांस्टेंट एज आ गई, ये वगैरह, ये सारे क्या है, ये वो एरर्स हैं जो फाइंड आउट हो रहे हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस। और इनको फिक्स किया जाएगा, फिर जाके आपकी डेवलपमेंट कामयाब होगी। 4 में क्या होता है कि जब डेवलपमेंट आपकी बन जाती है, आपका एक सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद सॉल्यूशन को इंस्टॉल कर दिया जाता है
यूजर्स के सिस्टम में ताकि उनको वो यूज़ करें। यूजर्स आर कन्वर्टेड टू ए न्यू सिस्टम, यूजर्स को मुंतकिल कर दिया जाता है न्यू सिस्टम पे जो उन्होंने नया बनवाया है, और उसके बाद ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनर्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस फेज। इसमें क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन करने करने के लिए ट्रेनर्स जो हैं वो उन यूज़र्स को, जो कि एक नया किसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया सॉफ्टवेयर बनवाया है, तो सॉफ्टवेयर को किस तरह से रन करना है, किस तरह से चलाना है, वो सिखाया जाएगा उन यूज़र्स को उन ट्रेनर्स के थ्रू। यानी कि ट्रेनर जो हैं वो ट्रेनिंग करवाएंगे यूज़र्स की कि भाई आपने इस तरह से काम करना है, ठीक है। फिर फेज़ 5 में क्या होता है, मेंटेनेंस होती है। यानी कि जब भी कोई चीज़ बनती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी तो आती रहती है, तो उसके लिए मेंटेनेंस फेज शुरू होता है। उसमें क्या होता है, आईटी प्रोफेशनल जो है वो प्रोडक्ट को मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, बग्स देखते हैं कि कोई बग्स होता है, एरर्स एरर्स देखते हैं, चेक करते हैं कि अगर कोई बग्स आ रही हैं तो उनको फाउंड देखा जाता है, उनका सोर्स देखा जाता है और उनको फिक्स किया जाता है, उनका सोल्यूशन फिक्स कर दिया जाता है, उनको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और ये भी देखा जाता है कि उस बग से किसी और चीज़ को भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी ठीक किया जाता है। न्यू फीचर जो है वो भी ऐड किए जा सकते हैं मेंटेनेंस में। यानी कि अगर कोई आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे एक और चीज़ ऐड कर दो, एक और मॉड्यूल ऐड कर दो, तो वो भी नए फीचर के तौर पे ऐड कर दिए जाते हैं मेंटेनेंस के अंदर, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर था हमारा वो इतना था, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में भी। और ये इंक्रीमेंटल अप्रोच में भी यूज़ होता है। इंक्रीमेंटल अप्रोच ये होता है कि ये सारे फेजेस एक तरफ से हमने जितने, यानी कि थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स ले ली, ठीक है। हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स ले ली, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट लेने के बाद हमने, अगर ये रिक्वायरमेंट्स थोड़ी हैं, फर्ज करो हम अगर फेज वाइज, यानी कि हम इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज़ करते हैं। एक अप्रोच होती है कि आपके पास सारा कुछ डाटा है वाटरफॉल मॉडल में, ये सारी रिक्वायरमेंट्स आपके पास इकट्ठी हैं, उसके बाद आपने एक ही बार सिस्टम डिज़ाइन किया, उसके बाद आपने डेवलपमेंट की, फिर उसकी टेस्टिंग की, फिर इम्प्लीमेंटेशन की और मेंटेनेंस किया, ये। लेकिन ये जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, इसकी कई तरह के मॉडल्स हैं। वाटरफॉल मॉडल है एक, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा इंक्रीमेंटल मॉडल है। उसमें क्या होता है कि जितना डाटा हम आपके पास शुरू में है, थोड़ा सा डाटा, ठीक है। अगर थोड़ा डाटा तो आपने थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा काम करके उसमें सिस्टम डिज़ाइन किया, सिस्टम डिज़ाइन करके उसकी डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट करके प्रोटोटाइप जो है वो यूज़र को दिखाई, इम्प्लीमेंट की, फिर बताई कि यूज़र की फिर फीडबैक ली कि हाँ भाई ये ठीक था, ये हमने इतना सा काम किया, तो क्या ये आप ओके हो इसके साथ। अगर वो ओके कर देता है तो हम उसको नेक्स्ट फेज पे ले जाते हैं, अगर ओके नहीं करता तो हम उससे इम्प्लीमेंट उस फेज में रह के उसको उसके अंदर चेंजेस करते हैं और यूज़र के मुताबिक लेके आते हैं, उस वक्त तक जब तक यूज़र उसको ओके नहीं कर देता, उसकी फीडबैक अच्छी नहीं आ जाती। और जब फीडबैक अच्छी आ जाती है तो हम फिर नेक्स्ट फेज की तरफ जाते हैं, यानी नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट आइटरेशन हमें दोबारा से नीड एनालिसिस की तरफ ले जाता है, यानी फर्स्ट स्टेज में फिर हम दोबारा से मजीद रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, फिर दोबारा से सिस्टम डिज़ाइन होगा, यानी कि आगे नेक्स्ट एक फेज़ बनाया दूसरे पे, यानी एक मॉड्यूल बनाया, अब दूसरे मॉड्यूल के लिए दोबारा से नीड एनालिसिस होगा, नीड एनालिसिस के बाद दोबारा से दूसरा फेज़ होगा, सिस्टम डिज़ाइन होगा, फिर डेवलपमेंट होगी, फिर इम्प्लीमेंटेशन होगी, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें चलती आएंगी। थोड़ी रिक्वायरमेंट से हमें ये फ़ायदा होता है कि चीज़ें हमें बड़ी प्रॉपरली मिल जाती हैं। मीन्स के यूज़र की इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ रहती है, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा सिस्टम फेल नहीं होता। हमारे यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक एग्जैक्ट चीज़ बन जाती है, जो जो वो कहता रहता है। आइट्रेशन का ये मेन फ़ायदा होता है, और मिनिमम रिक्वायरमेंट से ही काम स्टार्ट कर लेना चाहिए ताकि वो ईजी रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और भी कई फैक्टर्स हैं जो आपको सोचने चाहिए इस पर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी इस चीज़ की। आज का लेक्चर इतना था। आगे अब मैं इसके HTML की लेक्चर की आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा इंशाल्लाह, तो वो आगे नेक्स्ट लेक्चर मेरा उसी पर है। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।